वंदे वंदे अमित शाह अमित शाह। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, बागपत वालों की आवाज ऐसी क्यों है? मोदी जी दिल्ली में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। डॉक्टर सत्यपाल को जिताने लिए बागपत में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे साथ खड़े हुए यहां के लोकप्रिय सांसद, मुंबई के पूर्व कमिश्नर श्रीमान सत्यपाल सिंह जी, श्रीमान धर्म सिंह सैनी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान अश्विनी त्यागी जी, श्री देवेंद्र चौधरी जी, श्री विमल शर्मा जी, श्री राम प्रकाश शर्मा, रामपाल सिंह नेहरा जी, हमारे विधायक शहरेंद्र रमाला जी, केपी मलिक जी, योगेश दामा जी, जितेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर मंजू सिवान जी, जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय जी, सत्येंद्र तुगाना जी, साहिब सिंह जी, सत्येंद्र सोलंकी जी, लोकेंद्र दीक्षित जी, सत्येंद्र पवार जी, श्री नेपाल सिंह जी, श्रीमती अलका सिंह जी और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्र। ये पत्रकार जरा सेट करके बैठ जाए भैया। चौधरी चरण सिंह जी को प्रणाम कर कर मेरी बात को मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि चौधरी साहब ने पूरे देश के अंदर किसानों के लिए किस प्रकार से काम करते हैं उसका उदाहरण चौधरी साहब ने रखा था और सार्वजनिक जीवन में अपने बेटे को अपना वारिस न बनाकर एक बहुत बड़ा संदेश चौधरी साहब ने यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में भेजा था। चौधरी साहब थे तब तक कोई बेटा वारिस नहीं था, उसके बाद में बेटे, पोते, परपोते सब आ गए। चौधरी साहब थे तब तक किसी को नहीं लाते थे। वो जानते थे जो किसानों का काम करेगा, जो इस धरती मां का काम करेगा, जो इस क्षेत्र का विकास करेगा, वो ही चौधरी चरण सिंह का वारिसदार होगा और कोई नहीं। और मित्रों, मुझे 2014 का चुनाव याद है। 2013 के अंत भाग में मेरठ में रैली थी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह मुंबई कमिश्नर से इस्तीफा देकर आए थे, भाजपा ज्वाइन करना चाहते थे। अब हमारे लिए भी बागपत में कोई प्रत्याशी नहीं था। हमने सोचा ठीक भला वर्दी छोड़कर ये आदमी आ रहा है, लड़ा दो, जो होगा वो होगा। मगर आज मैं कहना चाहता हूं, मैंने उचित ही फैसला लिया था। मुझे मालूम नहीं था सत्यपाल जी बागपत को देश की नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह का बड़ा टेरर है। उनको देखते ही मंत्री भागने लगते हैं। मैं भी जरा इधर उधर हो जाता हूं, विकास के कामों की लंबी सूची लेकर आकर चिपक जाते हैं। ये कर दो, वो कर दो, फला कर दो, ढिका कर दो। जो हुआ वो याद नहीं करते और नया नया लेकर आ जाते हैं। मगर मित्रों, उनके मन में बागपत की जनता के लिए
जो धगस और प्यार है वो ही उनको ये सब काम करवाने के लिए प्रेरित करती है, वो ही प्रेरित करती है। और आज महाभारत कालीन ये गांव जो 5 पद श्री कृष्ण ने दुर्योधन से मांगे थे, उसमें अपना एक बागपत भी था श्री कृष्ण ने जो दुर्योधन से मांगे थे। और मित्रों, वहीं से लेकर आज तक विकास का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से 19 तक हुआ है, सारे रिकॉर्ड विकास आज भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अगली टर्म में हमें हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ना है, कांग्रेस सपा बसपा का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और अजीत सिंह जी का तो रिकॉर्ड में कहीं नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर काम न करने वाले सांसद का रिकॉर्ड बनाया जाए तो अजीत सिंह और जयंत चौधरी को पहला नंबर जरूर मिला जाए कि किसने काम नहीं किया। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, यही बागपत की बड़ौत में मैंने भाषण करा था। ये सपा बसपा की सरकारें चीनी मिलों से पैसा खाकर गन्ना किसानों का बकाया नहीं देती। उस वक्त 22,000 करोड़ रुपया, जरा ध्यान से सुनिएगा किसान भाइयों, 22,000 करोड़ रुपया बकाया था। कितना बकाया था? जरा जोर से बोलो, कितना? आज 5 साल में 58,000 करोड़ का भुगतान कर दिया। 58,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ तो इस साल के हैं, इस साल के। और इस साल का भी गन्ना का भुगतान 5 अप्रैल तक। मैं यहां कह कर जाता हूं, चुनाव आचार संहिता बीच में इसलिए नहीं आती क्योंकि ये तो हमने पहले से प्लानिंग कर दिया है। मैं कह कर जाता हूं 5 अप्रैल तक इस साल का भी 75% भुगतान नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार। मित्रों, चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती पर 23 दिसंबर 2017 में जनपद बागपत में एक किसान सम्मान समारोह हुआ। उसमें रमाला सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता में विस्तार का काम 20 साल के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहां 27 मेगावाट का जनरेशन प्लांट भी बिठाने का काम किया। और भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों के खिलाफ ये पुलिस वाले ने पुलिसिया कार्यवाही कर उनको भुगतान करने के लिए मजबूर कर दिया है, मजबूर कर दिया। मित्रों, कई सारे काम करे मगर सबसे बड़ा काम किया है प्रति हेक्टर उत्पादकता में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद बढ़ोतरी हुई है। प्रति हेक्टर उत्पादकता 6.82 टन तक पहुंचा है, जिससे गन्ना किसानों की आमदनी में 22,000 रुपये का प्रति हेक्टर इजाफा हुआ है। मित्रों, 22,000। ये काम ढेर सारे करे हैं। बागपत के सीवरेज की समस्या के लिए 77 करोड़ की योजना, पश्चिमी भाग मेरठ से प्रयागराज तक 600 करोड़ का रोड बनाने की योजना, हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में 20 करोड़ का गंगा घाट बनाने की योजना, 11,000 करोड़ का ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे बनाने की योजना और एक जनपद एक उत्पाद में अमरोहा का ढोलक, हापुड़ और बागपत का फर्नीचर लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आज 2019 का चुनाव होने जा रहा है। मोदी जी ने इस 5 साल के अंदर इस देश का सर्वांगीण विकास करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ढेर सारे विकास के काम किए। 7 करोड़ गरीबों को
गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 2.5 करोड़ गरीबों को, जिन पे पर छत नहीं थी जिनके सर पर, उनको घर देने का काम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2 करोड़ 35 लाख गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम आजादी के 70 साल के बाद एक गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मगर मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये राहुल बाबा अभी चुनाव का मौसम आया है, पर्यटन पर निकले हैं, जा जाकर भाषण करते हैं। इस देश में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। मैं पूछना चाहता हूं सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी को, 10 साल तक सरकार थी, आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे, अपने जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता था मित्रों, कोई जवाब नहीं दिया जाता। आप सब ने, यूपी वालों ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आज पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार है तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश वालों ने बनाई है। ये मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने 73 सीटें 80 में से आपने मोदी जी को दी और मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अभी अभी पुलवामा में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया, 40 जवान, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद। हम सब सत्ते में थे, पूरा देश सत्ते में था, आक्रोशित था, निराश था, दुखी था। ये क्या हो गया? अब सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं हो सकती। पहले तो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान ने सीमाओं पर सेना खड़क दी, चौक चौबंद व्यवस्था कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक हो नहीं सकती, क्या होगा? मगर उनको भी मालूम नहीं था, पाकिस्तान वालों को मालूम नहीं था, ये तो यूपी ने बनाया हुआ पीएम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है। जवानों की 13 के दिन एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके ट्रेनिंग कैंप पर बमबारी कर कर आतंकवादियों के फुड़चल्ले उड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने। मुझे बताओ भाइयों, मोदी जी ने ठीक किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, ठीक किया या नहीं किया? पूरे देश के अंदर फटाके जले, पूरे देश के अंदर उत्साह आ गया, पूरे देश के अंदर युवा जोश में आ गया। मगर राहुल बाबा और ये बुआ भतीजा का मुंह देखने जैसा था। उनके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। मुझे तो यही मालूम नहीं पड़ा कि ये पाकिस्तान के नेता और राहुल बाबा का मुंह एक समान क्यों दिखाई पड़ता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करने का निर्णय किया। एयरफोर्स के बहादुर जवान पाकिस्तान की सीमा में घुस गए और आतंकवादियों को मौत के घाट उतार कर आए। और ये लोग सवाल उठा रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। अरे सबूत क्या चाहते हो? पाकिस्तान के सेना वालों के मुंह देख लो, सबूत वहीं पड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बात सुन लो, छाती पीट पीट कर
संसद के अंदर जो पाकिस्तान की हाइप रही है, वो देख लो, सबूत अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। आप सबूत मांगकर देश की सेना के जवानों का अपमान कर रहे हो। वोट बैंक की पॉलिटिक्स की भी हद होनी चाहिए। सेना के जवानों के खिलाफ सबूत मांगकर किसको खुश करना चाहते हैं आप? अपनी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं? 40-40 जवान शहीद हो गए, इनकी विधवाओं के आंसू नहीं दिखाई पड़ते, वो अनाथ बालकों की आक्रंद नहीं सुनाई पड़ती। और जब हमारे सेना के जवान पराक्रम कर कर वायुसेना के जवान उसका बदला लेकर आता है, आपकी छाती गज गज फूलनी चाहिए, उसकी जगह आप आक्रंद कर रहे हो। मित्रों, महाभारत में एक प्रसंग है। कौरवों ने पांडवों को वनवास में भेज दिया और वहां उनको जलन कराने के लिए विहार के लिए निकले, और किसी गंधर्व ने दुर्योधन को कैद कर लिया। जब पांडवों को समाचार मिला तो भीमसेन खुश हो गए कि अच्छा हुआ, दुर्योधन को गंधर्व ने कैद कर लिया, उसको दंड मिला। युधिष्ठिर ने कहा, ऐसे नहीं सोचते हैं, जब बाहर का मामला होता है तो वो 100 और हम 5 नहीं है, वयम 5 शताधिक है, 105 होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, ये युधिष्ठिर ने कहा था। मगर राहुल बाबा ने किसी ने महाभारत नहीं पढ़ाई है। उनको लगता है कि मोदी जी को सवाल पूछकर देश की जनता के मन में शंका पैदा करेंगे। डोकलाम में भी वो ही किया था, सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी वो ही किया, और एयर स्ट्राइक के वक्त भी यही किया। मैं बागपत की जनता को पूछने आया हूं, आपको नरेंद्र मोदी पर भरोसा है या नहीं है? बताओ, जोर से बोलिए, है या नहीं है? ये बम गिरा है आतंकवादियों पर, वो ठीक किया या नहीं किया? आतंकवादियों का बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप सब चिक चिक कर कहते हो लेना चाहिए। राहुल बाबा के गुरु शाम पित्रोड़ा है, वो कहते इनसे बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। उनको मारकर क्यों हो, क्या मिलेगा? क्यों भाई पित्रोड़ा, आपके चचेरे भाई लगते हैं क्या? आपकी पार्टी की जो नीति होगी वो होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरी पार्टी की नीति अपर है। वो गोली चलाएंगे, हम गोले से जवाब देंगे, वो ईंट फेंकेंगे, पत्थर से जवाब मिलेगा। मित्रों, हमारे जवानों की जान सस्ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार इसकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मित्रों, ये देश की सुरक्षा का मामला है। अभी अभी इन लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति का एक और उदाहरण आया है। समझौता एक्सप्रेस पर बम ब्लास्ट हुआ था। उन्होंने कहा ये बम ब्लास्ट हिंदू समुदाय ने कराया है और सेफ्रॉन टेरर नाम दे दिया, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे राहुल बाबा, जरा तो शर्म करो। इस देश का हिंदू समुदाय विश्व बंधुत्व में मानने वाला है। हिंदू कभी टेरर नहीं हो सकता। ये तो ये हिंदू है जो चिट्टियों को भी, जो हमें काटे वो चिट्टियों को भी आटा खिलाकर जिंदा रखता है, वो हिंदू है। किसी को वो मार नहीं सकता, वो बम धमाके कर नहीं सकता। आपने अपनी राजनीति करने के लिए हिंदू टेरर का एक गलत आरोप हिंदू समाज पर लगाकर दुनिया भर में गौरव फैलाने वाले हिंदू समाज को आपने कलंकित करने का काम किया है। मित्रों, जब आज पंचकुला कोर्ट का जजमेंट आया, उसके अंदर स्पष्ट कहा है कि यूपीए सरकार का षड्यंत्र था, कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र था। स्वामी असीमानंद और बाकी के अभियुक्तों के खिलाफ
कोई प्रूफ नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इन लोगों ने अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष सन्यासी को जेल में डालने का काम किया है। मित्रों, उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं आज राहुल बाबा को, अगर ये निर्दोष है तो बम धमाके करने वाले जो पकड़े गए थे, जिनको आपने छोड़ दिया, उसका क्या हुआ? देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करते हो। ये जो अपने चिदंबरम साहब है, उस वक्त के गृह मंत्री शिंदे साहब और स्वयं राहुल गांधी, तीनों हिंदू टेरर करके चीखते रहे। राहुल गांधी ने तो वहां तक कहा लश्कर ए तोयबा का कोई भय नहीं है, हिंदू टेरर का भय है। आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि हिंदू टेरर नाम की कोई चीज थी ही नहीं, यूपीए सरकार ने गलत तरीके से बनाई थी। मित्रों, मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ये काम के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मित्रों, मगर वो नहीं मांगेंगे, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे। अभी यूपी में अलग प्रकार का एक गठबंधन हो गया। बुआ, भतीजा और दादा तीनों इकट्ठा हो गए हैं। अजीत सिंह जी की आयु अब दादा होने के लायक है, परदादा होने के लायक है या नहीं है भाई? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? उनको लगता है तीनों इकट्ठा हो जाएंगे तो भाजपा हार जाएगी। मैं आपको इस मंच से चौधरी चरण सिंह की भूमि पर से कहने आया हूं, साथ में कम पड़ता हो तो राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा को भी मिला दो, भाजपा को आप हरा नहीं सकते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 साल के बाद कानून और व्यवस्था का राज भारतीय जनता पार्टी लाई है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पलायन होता था या नहीं होता था केरला से? बोलो भाई, भागना पड़ता था कि नहीं? आज पलायन कराने वाले पलायन हो गए हैं, पलायन कराने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये गुंडे दिन दहाड़े बहन बेटियों, मां बेटियों का अपमान करते थे, पुलिस उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करती थी। आज योगी सरकार ने गुंडों को थाने में उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया। मैंने तो दैनिक जागरण में एक दृश्य देखा, 10 बड़े दबंग आरोपी गले में स्लेट लटका कर है घूम रहे कि दरोगा जी हमें अरेस्ट कर दो, एनकाउंटर मत करना, कलेजे पे ठंडक पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था का राज लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये भूमाफिया दिन दहाड़े किसी की विधवा की जमीन ले लेते थे, किसी भी गरीब की जमीन ले लेते थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। आज योगी सरकार ने भूमाफिया के उत्रास से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने का काम किया है। मित्रों, मुझे बताओ, गांव में बिजली कितनी आती थी भाई? ये बुआ भतीजा का रात था, आती थी क्या? आती थी? ऐसे नहीं मानूंगा मैं, जोर से बोलो, आती थी क्या? आती थी? अब आती है? किसने भेजी? किसने भेजी? ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने घर घर में बिजली भेजने का काम किया है। 24 घंटा बिजली की दिशा में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का गेहूं, किसानों का धान कभी खरीदा जाता था क्या? खरीदा जाता था? आज 1-1 किलो गेहूं और धान खरीद कर बिचौलियों के बगैर सीधा चेक किसान के अकाउंट में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कर रही है। और ये अनुभव
हो गया। ये अनुभव उत्तर प्रदेश को पहली बार हो रहा है कि सुशासन किसको कहते हैं। रोजगारी का क्षेत्र हो, एक जिला एक उत्पाद का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। और मित्रों, मुझे मालूम है ये बागपत क्षेत्र में दलितों की स्थिति क्या थी, वोट नहीं करने देते थे। मैं आज मेरे दलित भाइयों को कहने आया हूं, अब भाजपा की सरकार है, आपको वोट करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मत आपका अधिकार है, उपयोग करिए, देश का भविष्य सुधारने के लिए एक फैसला करिए, एक अच्छी सरकार लाने का फैसला करिए। मित्रों, मुझे लंबी बात नहीं करनी, अभी 2 सभाएं मेरी और है, मोदी जी के कार्यक्रम में भी जाना है। मैं बागपत वालों को पूछना चाहता हूं, बताओ भाई, ये सपा बसपा और अजीत सिंह के गठबंधन आया है, आप क्या करोगे? जरा जोर से बोलो, क्या करोगे? अरे भैया, मोदी मोदी, वो ईंट फेंकेंगे, पत्थर से जवाब मिलेगा। मित्रों, हमारे जवानों की जान सस्ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार इसकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मित्रों, ये देश की सुरक्षा का मामला है। अभी अभी इन लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति का एक और उदाहरण आया है। समझौता एक्सप्रेस पर बम ब्लास्ट हुआ था, उन्होंने कहा ये बम ब्लास्ट हिंदू समुदाय ने कराया है और सेफ्रॉन टेरर नाम दे दिया, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे राहुल बाबा, जरा तो शर्म करो। इस देश का हिंदू समुदाय विश्व बंधुत्व में मानने वाला है। हिंदू कभी टेरर नहीं हो सकता। ये तो ये हिंदू है जो चींटियों को भी, जो हमें काटे वो चींटियों को भी आटा खिलाकर जिंदा रखता है, वो हिंदू है। किसी को वो मार नहीं सकता, वो बम धमाके कर नहीं सकता। आपने अपनी राजनीति करने के लिए हिंदू टेरर का एक गलत आरोप हिंदू समाज पर लगाकर दुनिया भर में गौरव फैलाने वाले हिंदू समाज को आपने कलंकित करने का काम किया है। मित्रों, जब आज पंचकुला कोर्ट का जजमेंट आया, उसके अंदर स्पष्ट कहा है कि यूपीए सरकार का षड्यंत्र था, कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र था। स्वामी असीमानंद और बाकी के अभियुक्तों के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इन लोगों ने अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष सन्यासी को जेल में डालने का काम किया है। मित्रों, उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं आज राहुल बाबा को, अगर ये निर्दोष है तो बम धमाके करने वाले जो पकड़े गए थे, जिनको आपने छोड़ दिया, उसका क्या हुआ? देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करते हो। ये जो अपने चिदंबरम साहब है, उस वक्त के गृह मंत्री शिंदे साहब और स्वयं राहुल गांधी, तीनों हिंदू टेरर करके चीखते रहे। राहुल गांधी ने तो वहां तक कहा लश्कर-ए तोयबा का कोई भय नहीं है, हिंदू टेरर का भय है। आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि हिंदू टेरर नाम की कोई चीज थी ही नहीं, यूपीए सरकार ने गलत तरीके से बनाई थी। मित्रों, मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ये काम के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मित्रों, मगर वो नहीं मांगेंगे, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे। अभी यूपी में अलग प्रकार का एक गठबंधन हो गया, बुआ, भतीजा और दादा तीनों इकट्ठा हो गए हैं।
अजीत सिंह जी की आयु अब दादा होने के लायक है, परदादा होने के लायक है या नहीं है भाई? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? उनको